हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम एक और टॉपिक के साथ आए हैं। कई दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है, एक नया टॉपिक, एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक जो चीज़ें हमने इस यूनिट में पढ़ाई है आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत अच्छे से आपने पढ़ी होगी। आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक फिर से लेके आए हैं आपके लिए और उम्मीद है कोशिश करोगे उसको समझने की। अब आप देखिए कंपटीशन के हिसाब से और सीबीएसई के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, कोशिश करना समझने के। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की हम बात करेंगे, जैसे कि ऊपर हमने पहले लिख दिया है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। हैलोजन्स हमने खूब सुना है, Cl2, Cl और Cl के साथ जुड़ गया Cl2 बन गया, हम कह देंगे हैलोजन है, ये हैलोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, इंटर हैलोजन क्या होगा? अगर टू और मोर डिफरेंट हैलोजन्स कंबाइन होते हैं। अगर जैसे मैं बात करूं हमारे पास किसकी, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता देता हूँ। पहले तो मैं x डैश n बता देता हूँ। ये तरीका है किसको रिप्रेजेंट करने का, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का, x डैश n। ठीक है, x एक हैलोजन है, x डैश दूसरा हैलोजन है, n कितने मॉलिक्यूल उसके अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कितने हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जुड़ा होगा, जो सेंट्रल एलिमेंट है, जो सेंट्रल हैलोजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। कहने का मतलब इसका साइज बड़ा रहेगा, इसका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब n की वैल्यू क्या होगी, हम इस पे बात करेंगे कि व्हाट वुड बी n क्या होना चाहिए। तो n की वैल्यू पता करने के लिए हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं आपको कि हम जनरली क्या करते हैं, NH2 हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 NP5। ठीक है, और D क्या हो गया हमारे पास, वैकेंट हो गया। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, S2 P5 1 2 3 4 5 और D हमारे पास क्या है, वैकेंट है 1 2 3 4 5 वैकेंट ऑर्बिटल हैं इसके पास। तो हम क्या कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ कितने एटम जुड़ेंगे, कितने एटम, जितने क्या है इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1। ठीक है, तो कहने का मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस केस में हम कह देंगे आपको क्या बन जाएगा, x डैश 1। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हम फर्स्ट ग्राउंड स्टेट इसमें देखें, पहली एक्साइटेड स्टेट, शुरू में हमने क्या लिया था, ग्राउंड स्टेट लिया है। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट की बात अगर मैं करूं तो आपको बताया गया था कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाएगा। तो गाइज अब इसमें आप देखोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, पेयर्ड इसमें था, पहले ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक बच गया, यहाँ पर एक बच गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपके पास चला गया है। ठीक है, अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 3। तो कितने एटम जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 3। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x डैश 3। ठीक, अगर मैं कहूँ उससे नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट को अगर मैं दिखा दूँ कि अब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके फिर चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ अगर मैं पिक की बात करूँ तो ये देखो ये अनपेयर्ड हो चुका है गाइज, ये उधर जा चुका है। तो हमें ये इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाना पड़ेगा, वहाँ दिखाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ें हमने आपको, मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, ये चीज़ें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में आपको बता दिया था हैलोजेंस की। तो x डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी, x डैश की वैल्यू 3 हो जाएगी और फिर कितनी हो जाएगी, 5। अभी हमारे पास एक चीज़ और है, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको भी क्या करा सकता हूँ, एक्साइटेड स्टेट में भेज सकता हूँ। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, हमारे पास देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं और हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए। तो अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 7। इसका मतलब अब इस जो सेंट्रल एटम होगा उसके साथ 1 अटैच हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 अटैच हो सकता है। ठीक है, तो जो x डैश n होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि n की जो वैल्यू होगी 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है और 7 हो सकती है। समझ आ रहा है, गौर करिएगा। अब आगे हम क्या बताते हैं आपको कि x डैश n की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कि x डैश
3x-5x-7 हो सकती है। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो अब गाइस देखिएगा होगा क्या कि अगर मान लो मैं बताता हूँ कि x' है 1 की बात करूं तो इसका मतलब इसके साथ एक सेंट्रल एलिमेंट है और उसके साथ एक ही दूसरा हैलोजन अटैच है। जैसे कि मैं कहूं कि ClF, अब इस पे गौर करिएगा, जो ये सेंट्रल एटम है इसका साइज बड़ा है, उसके साथ जो जुड़ रहा है वो छोटा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, ClF है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, BrF भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो IF भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि x का फॉर्मूला, सारे नहीं लिखे हैं, मैं आपको एक एक एग्जांपल जैसे दे रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि x3 n की वैल्यू अगर 3 है तो क्या क्या बन सकते हैं कि जैसे Cl के साथ सेंट्रल एटम है उसके साथ 3 अटैच हो जाए। अब आप देखना ऐसा क्यों हुआ है, F कभी भी आपको सेंट्रल एटम नहीं मिलेगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है CBSE में कि F सेंट्रल एटम क्यों नहीं लिया जाता, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि F शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स साइज इज वेरी स्मॉल। जो बहुत ज़्यादा छोटा है वो सेंट्रल एटम की भूमिका नहीं निभाएगा। दूसरी चीज़, अगर Cl के साथ 3 F जुड़ सकते हैं क्योंकि Cl का साइज बड़ा है और F छोटा है, तो 3 फ्लोरीन इसके साथ अटैच हो सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं BrF3 लिखूं तो ये भी पॉसिबल है, अगर मैं IF3 लिखूं तो ये भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं x5, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि सेंट्रल एटम Br है, उसके साथ मैं क्या लिख दूं, BrF5 लिख दूं, ठीक है। अगर मैं IF5 भी लिखूं तो ये भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं x7 की बात करूं तो सारे इसको नहीं बना पाएंगे, इसको केवल कौन बनाएगा, आयोडीन बनाएगा। और आयोडीन भी सबको अपने साथ नहीं जोड़ सकता, केवल 7 फ्लोरीन को अपने साथ अटैच करेगा। रीजन क्या है इसमें गौर करिएगा, रीजन यही है, सेंट्रल एटम का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, आयोडीन का साइज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जबकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक तो सेंट्रल एटम इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपने साथ 7 एटम को अटैच कर सके, जुड़ने वाले इतने छोटे हो कि आसानी से इसके साथ जुड़ पाएँ। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि +7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत हाई होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट को +1 +3 +5 से भी ऊपर +7 तक पहुंचा सके। इसलिए हम क्या कहते हैं, IF7 बनता है। आपको ClF7 नहीं मिलेगा, BrF7 आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा नहीं है, साइज आयोडीन का सबसे बड़ा होता है। सो आयोडीन हैव द कैपेसिटी टू अटैच 7 फ्लोरीन विद इटसेल्फ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। उम्मीद करता हूँ हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज़ तो आपको अच्छे से आती होगी। तो हम बात किसकी करेंगे, इंटरहैलोजेंस की प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी, ये 2-3 चीज़ें जो नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए कि इंटरहैलोजन में जो सेंट्रल एटम होगा वो कैसा होगा, लार्जर साइज होगा और लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो उसके सराउंडिंग में जो होगा उसकी क्या होगी, स्मॉलर साइज होगा, स्मॉलर साइज होगा उसका, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, हायर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप देखिएगा ClF3 बड़ा साइज है, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, छोटा साइज है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सेकेंड वन हम क्या कहेंगे, सेकेंड वन हमारे पास है कि ये जनरली कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग से बनाते हैं। जैसे Cl को भी एक इलेक्ट्रॉन जैसे 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं वैलेंस शेल में। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, इस तरीके से इनके बीच में क्या होती है, शेयरिंग। तो शेयरिंग से ये बनते हैं, इसलिए इनका कैसा करैक्टर होता है, कोवलेंट करैक्टर होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर Cl2 की बात करूँ
ठीक है। Cl2 भी शेयरिंग से बना है, Cl2 शेयरिंग से बना है तो इसके अंदर पोलैरिटी नहीं होती और इनके अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दो हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट इन दिस केस बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट इज द रीजन दैट almost generally we use that interhalogens have greater boiling point than halogens। अब गाइज हम अगर कंपेयर करें इनका, अगर मैं बात करूं IF का, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें क्या होता है, जैसे मैं ClF की बात करूं तो इनमें क्या होता है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इस पे स्लाइटली नेगेटिव आ गया, इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या है, दूसरा Cl पॉजिटिव आएगा और F कैसा आएगा, नेगेटिव। अब इनके बीच में हम अट्रैक्शन देखें, पोलैरिटी की वजह से इनके बीच में क्या हो गई, अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई और इस अट्रैक्शन के इंक्रीज होने से बताइए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या देखते हैं, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन देखते हैं। ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल है, हम इन दोनों के बीच का क्या देखेंगे, अट्रैक्शन। तो इसमें और इसमें से कंपैरिजन करेंगे तो Cl2 और Cl2 का अट्रैक्शन कम रह जाएगा, जबकि IF नेगेटिव और IF नेगेटिव को देखें तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली हम यूज करते हैं कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, हैलोजेंस के कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट्स अब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंचते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता, अक्सर पूछ लिया जाता है कि हमारे पास हैलोजन है और इंटर हैलोजन है, इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम इस क्वेश्चन को बताना चाहेंगे कि आउट ऑफ हैलोजन एंड इंटर हैलोजन विच इज मोर रिएक्टिव। क्वेश्चन है out of halogen and interhalogen, out of halogen and interhalogen which is more reactive, which is more reactive। तो गाइस हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हैलोजेंस एंड इंटर हैलोजेंस। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ClF लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, Cl2 लिख देता हूँ। एक तरफ मैंने हैलोजन लिख दिया, एक तरफ इंटर हैलोजन लिख दिया। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके पास 3p5 है लास्ट में और इसके पास क्या है, 2p5 है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ Cl का जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 3p है। अगर मैं F के ऑर्बिटल की बात करूं तो वो कौन सा है, 2p। तो बेटा जो ओवरलैपिंग हो रही है स्टूडेंट्स, जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, 3p में हो रही है और 2p में, मीन्स ऑर्बिटल्स का साइज जो है वो डिफरेंट है। इस केस में मैं बात करूं तो इसका जो वैलेंस है 3p5 है और इसका भी क्या है, 3p5। तो अगर मैं शेयरिंग की बात करूं तो दोनों क्या है, 3p एंड 3p। अब आप देखिए यहाँ पर एक गजब का पॉइंट है कि 3p और 2p मीन्स एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है। अगर बड़े साइज के साथ ओवरलैपिंग हो रही है छोटे साइज के ऑर्बिटल की तो ओवरलैपिंग वीक रह जाएगी, कम ओवरलैपिंग रहेगी, और कम ओवरलैपिंग रहेगी तो वो क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा, वीक अट्रैक्शन है। अगर मैं 3p की बात करूँ, सेम साइज ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग जो होती है, जो स्ट्रेंथ होती है ओवरलैपिंग की वो ज़्यादा होती है। नाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस, इट मीन्स Cl2 इज लेस रिएक्टिव। अगर हमें रिएक्शन देखनी है, किसी मॉलिक्यूल के बीच की रिएक्शन देखनी है तो उनके बीच के अट्रैक्शन देखेंगे कि Cl और F में अट्रैक्शन कैसी है, Cl और Cl में अट्रैक्शन कैसी है। अगर किसी में स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है तो लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो क्योंकि सेम साइज ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, बराबर के हैं दोनों, तो इनको तोड़ना मुश्किल है। तोड़ना मुश्किल है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इस केस में आप देखिए डिफरेंट साइज ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, आसानी से टूट जाएगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देखिएगा हमेशा आप क्या लिखोगे कि इंटर हैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव दैन हैलोजेंस। बस एक केस का ध्यान रखना, F2 इंटर हैलोजेंस से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। F2 के केस में हमने आपको समझाया भी था कि अगर हमारे पास फ्लोरीन और फ्लोरीन है, बिकॉज फ्लोरीन हैज़ वेरी स्मॉल साइज एंड देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास लोन पेयर है,
ठीक है। तो ये लोन पेयर स्मॉल साइज होने की वजह से नज़दीक हो गए और ये लोन पेयर भी क्या आ गए, नज़दीक आ गए। तो अब इनमें रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगी, रिपल्सन होगी, दूर भागेंगे तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक होने से ये जल्दी टूट जाता है, हाईली रिएक्टिव है। F2 इज हाईली रिएक्टिव। तो अगर आपसे पूछा जाए आउट ऑफ हैलोजन एंड इंटर हैलोजन विच इज मोर रिएक्टिव, यू विल से इंटर हैलोजन्स आर मोर रिएक्टिव। क्वेश्चन CBSE में कई बार ऐसे पूछा गया है कि इंटर हैलोजन्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स, व्हाई, यू विल से बिकॉज इन केस ऑफ इंटर हैलोजन्स डिफरेंट साइज ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स ड्यू टू विच less strength means overlapping is weak, bond is weak, easily broken, highly reactive. But in this case same size orbital क्या करते हैं, overlapping करते हैं, strong bond बन जाता है। इसके कंपैरिजन में इसको तोड़ना मुश्किल है, less reactive हो जाते हैं। कई बार आपसे कह देगा कि ClF और Cl2 में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो दैट टाइम आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हैलोजन है और कौन सा इंटर हैलोजन है। जो इंटर हैलोजन होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इंटर हैलोजन्स हैव हायर रिएक्टिविटी देन हैलोजन्स, ठीक है। आ रहा है समझ, आगे चलते हैं। अब हम इसके आगे चलेंगे, हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम x डैश बनाते हैं, x डैश, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो NS2 लिखते हैं और NP5, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और D हमारे पास क्या है, वैकेंट है, ठीक है। तो इसको मैं ClF लिख देता हूँ जैसे कि, ठीक है, x डैश ऐसे, ठीक है। तो ये Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी मैंने। अब इसकी अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें बॉन्ड कितना है, इसमें एक बॉन्ड है तो हमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इसके पास ऑलरेडी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए 7, जितने भी एटम जुड़ रहे हैं उनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, फ्लोरीन के भी हम लिख देंगे 7 और उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम क्या कहेंगे, 14 इज डिवाइडेड बाई 8, तो 8 1 जा 8, कितना बचा बैलेंस 6, जो बचता है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 3, तो 1 + 3। हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो गई, sp3। अब आप क्या कहोगे, अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इफ़ वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, ज्योमेट्री कैसी बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल। मत बोल देना भाई, गड़बड़ हो जाएगी, अक्षम्य अपराध है। अगर टेट्राहेड्रल बोल दिया तो बहुत बड़ा अपराध है, गड़बड़ हो जाएगी। कैसे करते हैं, अब देखिएगा, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये सारी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 3 p, 4 ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिएगा लोन पेयर है, ये पेयर्ड हैं, ये पेयर्ड हैं, और ये एक बच गया। ये Cl की हाइब्रिडाइजेशन लिख दी हमने। अब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के पास भी आखिर में क्या होता है, 2p5 होता है, एक बचा है, ये इसके साथ चला जाएगा, पेयरिंग कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ClF बन गया। तो Cl और F की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो हमारे पास क्या होगा, ये Cl है और इसके साथ क्या जुड़ गया है, F जुड़ गया है, इसके ऊपर 3 क्या हैं, लोन पेयर हैं, तो हम इसके पास ये 3 लोन पेयर बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ClF बन जाता है, ठीक है। IF बनाएंगे तो ये I है हमारे पास, ये F है, और इसके पास क्या हो गए, 3 लोन पेयर, इस तरीके से। अब ऐसे कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, I बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा है, तो I पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव हो जाता है, और F पे कैसा हो जाता है, नेगेटिव। दूसरा I पे पॉजिटिव और F पे कैसा है, नेगेटिव। इनके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हो गई, सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या है, x डैश 3 था। अब हम किसकी बात करेंगे, x डैश 5 की बात करते हैं, सॉरी 3 की। पहले 3 पे चलेंगे, डायरेक्ट छलांग नहीं लगानी है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें कितने, NS2 NP5 एंड D क्या है हमारे पास,
वैकेंट है। अब इन चीज़ों को आपको आदत डालनी चाहिए, इतना तो आपको आता भी होगा, इतना तो आपको आना भी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 3 चाहिए, है कितना 1, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाओ तुरंत। ये तो भाई गया, तो क्या करेंगे, ये गया तो क्या बचा, ये यहां पे पहुंच गया है, राणो तो गियो, ठीक है। अब हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हमें चाहिए थे। तो अब आप देखिए, जैसे मैं इसको कह दूं ClF3, ठीक है। क्लोरीन में कितने हैं, 7 हैं। फ्लोरीन में कितने हैं, एक फ्लोरीन में 7 है, तो 3 में कितने हो गए, 21। डिवाइड कितना करना है, 8 से, तो 28/8, 8 3 जा 24, बचता है जो उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, तो 3 + 2 आ गया हमारे पास। ये जो स्टेरिक है, ये स्टेरिक नंबर है 5 का मतलब sp3d। तो इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लिख दूं मैं, कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखिए sp3d है, sp3d, ठीक है। 5 हो गए sp3d, ये सारा क्या हो गया, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए 5, 1 2 3 4 5। तो 1 2 पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड। अब देखना इसके साथ कितने F जुड़ रहे हैं, 3 F जुड़ रहे हैं। एक F का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक F का चला जाएगा और एक F का चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या हैं, लोन पेयर हैं ClF3 के केस में। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर Cl है, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो अब इस केस में आपको देखना क्या है गाइस, हमारे पास क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है, लोन पेयर। अब आप इस चीज़ को समझना, क्या बता रखा है, लोन पेयर, अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, लोन पेयर हमेशा, जो ये इक्वेटोरियल बोलते हैं, इसको एक्सियल बोलते हैं, तो इक्वेटोरियल पे आएगा हमेशा क्या, लोन पेयर। इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, F, यहाँ पर F, यहाँ पर F। इसको आप थोड़ा सा इधर दिखा सकते हो, क्योंकि इसको लोन पेयर्स हैं, ये इसको क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। तो ये हमारे पास ClF3 की स्ट्रक्चर हो गई। एक चीज़ याद रखना कि जो लोन पेयर्स होंगे या डबल बॉन्ड होंगे, हमेशा किस पे, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे पाए जाएंगे। वजह बता देता हूँ कि इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है 120, 120 और 120 का होता है। स्पेस बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि sp2 हाइब्रिडाइज जो होते हैं उनकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर है, तो यहाँ पर 120 120 120 स्पेस बहुत ज़्यादा है, लोन पेयर आसानी से आ सकते हैं, डबल बॉन्ड आसानी से आ सकते हैं। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ पे आते हैं, एक्सियल पे। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन इसकी शेप की अगर हम बात करें तो इसको कैसा लिखेंगे हम, टी शेप्ड हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, x-5। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब हम इसकी बात करें x अगर मैं 5 की बात करूं, ठीक है, तो हमें कितने अनपेयर्ड चाहिए, 5 चाहिए। तो पहला एक्साइटेड स्टेट क्या हुआ हमारे पास, 2 तो यहाँ थे, 1 2 1 1 1, छलांग लगा गया है भाई ये हमारे पास से, ठीक है। 3 अनपेयर्ड हुई, लेकिन हमें कितने चाहिए, 5। एक और जाएगा भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 3 रह गए, 1 2 3, एक जंप करके उधर चला गया है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 5 चाहिए थे, 5 हो गए, ठीक है। जैसे कि मैं BRF5 की बात करता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, बताते हैं। 7 + 7 5 जा 35, 8 से डिवाइड करते हैं, 42 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा, ठीक है, 2 बचा है, 2 1 जा 2, 1 आ गया, 8 5 जब 42 बचा है, जो बचता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 5 बॉन्ड पेयर, ये इनको बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं, इनको लोन पेयर बोलते हैं। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, और हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हुई, स्टेरिक नंबर जो आया है वो 6 आया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3d2 ये हमारे पास है, ठीक है। 3 1 4 और 2 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं,
1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इनके पास यहाँ पर लोन पेयर है, ये बच गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कि कितने फ्लोरीन जुड़ेंगे, एक फ्लोरीन, 2 3 4 और 5 फ्लोरीन्स इसके साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से sp3d2 जो होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ब्रोमीन है, इधर 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 इधर, यही होता है। लेकिन आप देखिएगा इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर की अगर मैं बात करूं तो चाहे आप इधर लगा दो चाहे इधर, मैं यहाँ पर लोन पेयर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास लोन पेयर हो गया, ये एफ 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 एफ। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं इसको। ज्योमेट्री तो कैसी थी, ऑक्टाहेड्रल, लोन पेयर आ गया तो अब ये कैसी हो गई, शेप स्क्वायर पिरामिडल। अब इसकी जो शेप बोलेंगे हम वो क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल, ये इसकी शेप है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट बचा है हमारे पास एक्स एक्स डैश 7 की बात करेंगे हम यहाँ पर। एक्स एक्स डैश, यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज को हटा दें, यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो जो बचा है हमारे पास एक्स एक्स डैश 5 बचा है। ठीक है, तो हम 7 5 हो चुका है, अब हमारे पास बच गया 7। तो हमारे पास एस में 2 है, पी में हमारे पास 5 है। ठीक है, और डी हमारे पास कैसा है, वैकेंट है। अब ये क्या करेंगे हम, हमें कितने 7 चाहिए अनपेयर्ड, मतलब सारों को ही करना पड़ेगा। तो मैं सारों को एक साथ कर दूं तो समय बचाने के लिए चलो मैं कर ही देता हूं कि किस तरीके से होता है एक्चुअल में। ये इस तरीके से होगा, वरना फिर तुम कहोगे गुरुजी ने तो कमाल कर दिया, एक साथ सारे ही अनपेयर्ड कर दिए। 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने हो गए 5 अनपेयर्ड। अब ये और जंप कर जाएगा तो ये हमारे पास कितना बचा 1, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 3। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए 3, यहाँ पर हो गए 1 2 3। तो अब आप देखिएगा इसके हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि मैं बात करूँ IF7, हमारे पास क्या है IF7 है। तो IF7 के केस में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 49 है, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे 56 हो गया, 8 = 7। ठीक है, सारे ही बॉन्ड पेयर है। ठीक है, क्या है, सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कैसी होगी, sp3d3 होगी। काउंट कर लिया करो, 3 3 6 1 7, इसके इक्वल आना चाहिए। तो एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन, 7 फ्लोरीन्स हो जाएंगे। ठीक है, sp3d3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जल्दी से बोलिए। पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। तो आप देखिए IF7, IF F F F F कैसा ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो गाइस हमने जो पढ़ा है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं उसके बारे में। हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, नॉट हैलोजन बट इंटर हैलोजन, मतलब हैलोजन आपस में जुड़ के जो बनते हैं। कितने बन सकते हैं, एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया था, एक्स एक्स डैश एन, एन मतलब कितने दूसरे हैलोजन सेंट्रल एटम के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी 1 3 5 7, उसके अंदर जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमने बताया था सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सेंट्रल का साइज बड़ा होगा, दूसरे का छोटा होगा। उसके बाद हमने क्या किया था, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, हैलोजन और इंटर हैलोजन में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इंटर हैलोजन आर मोर रिएक्टिव देन इंटर हैलोजन। रीजन मैंने बताया था कि क्योंकि इंटर हैलोजन में डिफरेंट साइज ऑर्बिटल जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन कम होती है, लेस ओवरलैपिंग होती है, आसानी से टूट जाता है, रिएक्टिव ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं हैलोजन की बात करूं तो हैलोजन के केस में जो ऑर्बिटल होते हैं सेम साइज होते हैं, ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसको तोड़ना क्या होता है, डिफिकल्ट, लेस रिएक्टिव हो जाता है। उसके बाद हम इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, जो कि आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो हमने आज जो टॉपिक फिनिश किया है गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। यहीं पर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, सूडो हैलाइड आयन क्या होते हैं। सूडो हैलाइड आयंस या सूडो हैलाइड्स,
तो सूडो हैलाइड्स वो होते हैं 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े हों और उसमें कम से कम एक क्या हो, नाइट्रोजन हो। तो जैसे हमारे पास Cn नेगेटिव है, सूडो हैलाइड्स बोलेंगे। HCN है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सूडो हैलाइड्स। और अगर आपसे हैलोजन पूछे तो ये जो डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, जैसे Cn के ट्वाइस में कर दूं तो ये क्या है, सूडो हैलोजेंस है। सूडो का मतलब आप समझते हो, विच इज़ नॉट रियल, है ना, जो मतलब वास्तविक नहीं है, जो दिखावा करता है, जो वैसा दिखता है, उसको हम सूडो बोलते हैं। तो सूडो हैलाइड्स आप आसानी से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।